राजभाषा और जनसंचार की इस लंबी श्रृंखला में हमने मानक हिंदी के प्रयोजनमूलक स्वरूप को सामने रखा है। अब तक राजभाषा हिंदी के साथ ही संचार भाषा को लेते हुए विस्तार से अखबार की भाषा, रेडियो की भाषा और टेलीविज़न की भाषा पर बात की है। साथ ही अनुवाद और विज्ञापन की भाषा पर भी विचार किया गया है। इस श्रृंखला की इस आखिरी कड़ी में मीडिया और हिंदी पर बातचीत करते हुए हम समग्र रूप से इसका आकलन करेंगे और यह देखना भी आवश्यक होगा कि मीडिया को फोकस में रखकर हिंदी का स्वरूप आज क्या बन रहा है और इसका स्वरूप किस प्रकार बनता तो आज प्रयोजनमूलक हिंदी का मानकीकरण किस रूप में होता। वास्तव में प्रयोजनमूलक हिंदी आज़ादी के बाद ही अस्तित्व में आई है, जब इसका प्रशासनिक और संचार भाषा के रूप में प्रयोग किया गया। यह मीडिया का ज़माना है। ये कहा जाता है कि मीडिया हर चीज़ को सेट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, बल्कि ये भी कहा जाता है कि समाज की रचना से मीडिया में प्रभाव नहीं पड़ रहा। मीडिया जिस तरह रच रहा है उस तरह हम समाज का निर्माण कर रहे हैं। जब भाषा का प्रयोग मीडिया में होता है तो भाषा केवल संप्रेषित ही नहीं होती, वह जनमाध्यम का स्वरूप ले लेती है। होता यही है कि मीडिया में प्रयोग किए जाने वाले शब्द भाषा के संदर्भ में लोगों की जुबान पर चढ़ जाते हैं। एक शब्द आता है मीडिया में और वो लोग उसका प्रयोग करने लगते हैं। अखबार में आता है, प्रयोग करने लगते हैं। रेडियो और टेलीविज़न में आता है और टेलीविज़न में आने पर तो उसका प्रयोग करने ही लगते हैं। वे भी भाषा का प्रयोग वैसा ही करते हैं जैसा मीडिया में होता है। वही स्वर, वही लहजा आ जाता है। मीडिया भी बहुत कुछ जनभाषा का ही प्रयोग करता है, पर अब यह होने लगा है कि मीडिया में हर जगह से भाषा का उपयोग होता है और भाषा के वे शब्द जनभाषा के रूप में सामने आ जाते हैं। राजभाषा के रूप में दफ्तरों में प्रयोग की जाने वाली प्रशासनिक भाषा तो मानकीकृत होती है और उसमें तकनीकी शब्दों का प्रयोग शब्दावली आयोग के शब्दों के रूप में ही किया जाता है, जिससे एकरूपता बनी रहे। शब्दावली आयोग ने शब्दावली निर्माण के जो नियम बनाए हैं उसके अनुसार संस्कृत और अंग्रेजी से बहुत सारे शब्द लिए गए हैं और प्रयोजनमूलक हिंदी में प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों का निर्माण किया गया है। मीडिया के संदर्भ में यह उतना सही नहीं है, क्योंकि इसमें तो बोली जाने वाली भाषा के बहुत सारे ऐसे प्रयोगों को शामिल किया जाता है जो या तो जनमानस में प्रचलित होते हैं या मीडिया में प्रयोग में आने के बाद प्रचलित हो जाते हैं। इस तरह प्रशासनिक हिंदी और संचार की हिंदी अलग अलग रूप में सामने आती है। संचार की हिंदी अधिक कम्युनिकेटिव या संप्रेषणीय होती है, जबकि प्रशासनिक भाषा एक तरह से मानकीकृत अधिक होती है। कई बार तो यह होता है कि जिन भाषाओं को हम जानते हैं उनके मिले जुले शब्द हिंदी की संरचना में प्रयोग में लाए जाते हैं और सिर्फ यही नेटवर्क काम का है। इसमें उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी के शब्द आने लगते हैं। मीडिया एक तो मुद्रित है जिसमें अखबारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। दैनिक अखबारों के साथ ही अनेक प्रकार की पत्र पत्रिकाएँ भी होती हैं, पर दैनिक अखबार हमारी भाषा को अधिक प्रभावित करते हैं और उसकी रचना करते हैं। हर अखबार की अपनी एक अलग तरह की भाषा संस्कृति होती है। हमने देखा है कि हिंदी में निकलने वाले अखबारों में अब अंग्रेजी का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। बड़े बड़े शहरों में अखबारों के सिटी सप्लीमेंट देखने पर लगता है कि उनमें अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग अधिक हो रहा है, जबकि मुख्य अखबार में अंग्रेजी का इतना प्रयोग नहीं होता। अब तो अनेक हिंदी फिल्मों में के अंग्रेजी नामों का प्रयोग बढ़ रहा है। फिल्म का नाम अंग्रेजी में है और फिल्म हिंदी में है, जैसे गुड बॉयज़ एंड बैड बॉयज़ या किलर या इसी तरह की कई फिल्में अब तेज़ी से आ रही हैं जिनके नाम अंग्रेजी में हैं लेकिन फिल्म हिंदी में होती है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एक अलग ही कहानी है। इसमें रेडियो का तो अब उतना महत्व नहीं बचा है क्योंकि वह टेलीविज़न में ही समा गया है। फिर भी रेडियो की अपनी भाषा, जहाँ तक हिंदी का सवाल है, अभी भी अंग्रेजी से बहुत अधिक बची हुई है। अंतराल शब्द का प्रयोग ब्रेक की जगह किया जाता है, लेकिन धीरे धीरे अब ब्रेक शब्द आ गया है। फिर भी हिंदी की दृष्टि से टेलीविज़न की बजाय रेडियो में अच्छी हिंदी का प्रयोग अधिक मिलता है। मौखिक भाषा संवाद के माध्यम से प्रसारित होती है और रेडियो में अब भी एक ऐसा आकर्षण बचा है जिससे कि टेलीविज़न के आने के बाद भी रेडियो की प्रासंगिकता बनी हुई है। अब तो कई टेलीविज़न सेटों में सेटअप बॉक्स जहां लगा हुआ है, रेडियो के चैनल भी प्रसारित होते हैं और रेडियो के बजाय हम टेलीविज़न स्क्रीन पर भी गाने सुन लेते हैं। इसी प्रकार अखबार भी पढ़े जाते हैं। यह बात अलग है कि टेलीविज़न सबसे महत्वपूर्ण जनसंचार माध्यम बन गया है।
इसमें कान और आँख दोनों के लिए ही सब कुछ मिल जाता है, जो सीधे मस्तिष्क की तरंगों की तरह हो जाता है। डिजिटलाइजेशन ने बहुत कुछ बदला है और उपग्रह प्रणाली ने भी अनेक चैनलों को संचार माध्यमों से जोड़ा है। अब हमारी भाषाएं भी माइक्रोफोन और कैमरा, ऑडियो और वीडियो, श्रव्य और दृश्य के आसपास अपना विस्तार करने लगी हैं। टेलीविज़न के अनेक चैनल होते हैं और हर चैनल की अपनी हिंदी भी अलग अलग तरह की होती है। ऐसा नहीं कि चैनलों में हिंदी का एक रूप मिलता हो, भाषा का एक रूप मिल भी नहीं सकता, क्योंकि बोली जाने वाली भाषा तो हर चैनल के लिहाज से अलग अलग होगी, हर सामग्री के लिहाज से अलग अलग होगी। यहाँ तक कि एक ही चैनल के अलग अलग कार्यक्रमों में अलग अलग तरह की भाषा होती है, क्योंकि उसमें प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द भी अलग अलग होते हैं। गांव और शहरों के लिए जो कार्यक्रम होते हैं उसमें भी हिंदी का अलग अलग स्वरूप मिल जाता है। कुछ कार्यक्रमों में तो यह भी लगता है कि यह भाषा न तो हिंदी है और न अंग्रेजी, और इसे इंग्लिश कहा जाने लगा है। जिस वाक्य में क्रियाएं ही केवल हिंदी में होती हैं और बाकी शब्द तो अधिकतर अंग्रेजी के ही मिलते हैं, उसे इंग्लिश ही कहा जाता है। यह प्रवृत्ति को अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि यह अनुभव किया गया है कि इससे टेलीविज़न देखने वालों पर भी अच्छा असर नहीं पड़ रहा है। कई बार तो वाक्य हिंदी और अंग्रेजी में मिले जुले होते हैं। मैं जब बाज़ार जा रहा था तब मैंने देखा कि लोगों की बहुत भीड़ थी। आई वॉज अपसेट विद द क्राउड। इस तरह की वाक्य विन्यास की स्थिति भी बन गई है, लेकिन फिर मैं संभल गया और मैं लौट कर आ गया। अच्छा ठीक है, आप आए हैं, बोलिए क्या लेंगे, आने के लिए थैंक यू। इस तरह की भाषा का प्रयोग भी होने लगा है और ये मीडिया में आता है और इससे हम बच नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हम हिंदी ही बोलें, क्योंकि अब भाषा का जो एक ग्लोबल या वैश्विक स्वरूप है उसमें यहाँ तक कि अगर आपको जर्मन और फ्रेंच भी आती है, अगर आपको रशियन आती है, तो आप हिंदी बोलने के साथ साथ अंग्रेजी के अलावा जर्मन के और फ्रेंच के शब्दों का भी प्रयोग करेंगे। अंग्रेजी तो हम पढ़ते ही हैं हिंदी की तरह, और इसलिए उसके अधिकतर शब्द मीडिया में आ गए हैं। अनेक बार यह भी देखने में आया है कि या तो पूरा वाक्य हिंदी में है या अंग्रेजी में। अब तो कई फिल्में इस तरह की भी आ रही हैं या सीरियल भी आ रहे हैं जिसमें आपने मेरा काम कर दिया, थैंक यू वेरी मच, ये दो वाक्य किसी हिंदी सीरियल में है, उसमें एक वाक्य पूरा अंग्रेजी में है। इस तरह के वाक्य बोलकर यह भी पहचान नहीं की जाती कि जिन लोगों को अंग्रेजी बिल्कुल ही नहीं आती वे इसे कैसे समझेंगे। बहुत सा वर्ग हमारे देश में ऐसा है, गाँव में रहता है, रिमोट वर्ग है, जो वास्तव में थैंक यू शब्द भी नहीं समझता होगा। वो समझ ही नहीं पाता कि थैंक यू क्या होता है। कितनी बड़ी समस्या है। चैनल तो हिंदी का है और उसमें इतनी अधिक अंग्रेजी है, फिर इसका मतलब यही हुआ कि मीडिया उन्हीं लोगों के लिए रह गया है जिन्हें देखने वाले अंग्रेजी भी अच्छी तरह जानते हैं। क्या मीडिया ये मान के चल रहा है कि मैं उन्हीं लोगों के लिए हूँ जिन्हें अंग्रेजी भी हिंदी के बराबर ही आती है, और वे इसी तरह की हिंदी बोलते हैं जिसमें हिंदी और अंग्रेजी का मिला जुला स्वरूप मिलता है? इसकी आलोचना करने की बजाय हम इतना ही कह सकते हैं कि ये प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। इसलिए अगर कम से कम दूसरी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हो तो बेहतर होगा। जनसंचार की जगह अब तो मीडिया ही प्रयोग में आने लगा है। मीडिया शब्द अब हिंदी का ही हो गया है। इस तरह जो शब्द दूसरी भाषाओं के हिंदी के ही हो गए हैं, जैसे टेलीविज़न है, रेडियो है, मीडिया है, इनका हिंदीकरण करने की वास्तव में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आम आदमी की भी समझ में आने लगे हैं। इस तरह हम अंग्रेजी के उन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं जो हमारे रहन में ही आ गए हैं, जो हमारे जहन में ही आ गए हैं। इसका अर्थ यह है कि अंग्रेजी के जो शब्द स्वीकार कर लिए जाएं, वे व्यापक रूप से प्रयोग में लाए जाने लगें, उनका इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है। पर ज़बरदस्ती अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग बढ़ाते जाना मीडिया में हिंदी की दृष्टि से एक सकारात्मक प्रवृत्ति नहीं माना जाएगा। इसे रोका जाना चाहिए। जैसे इन्वेस्ट की जगह हम निवेश शब्द का बार बार प्रयोग करेंगे तो हिंदी चैनल में ठीक रहेगा, अंग्रेजी चैनल तो इन्वेस्ट का प्रयोग करते ही हैं। कोई भी शब्द कठिन या सरल नहीं होता। अंग्रेजी के शब्द बहुत कठिन होते हैं लेकिन वो प्रयोग में आने लगे हैं। हिंदी के शब्दों का भी अगर आप प्रयोग करते रहेंगे तो वो कठिन नहीं होंगे, क्योंकि शब्द की जटिलता या सरलता उसके प्रयोग पर निर्भर होती है। एक विज्ञापन में कहा है, संतुष्ट करो डिस्को विश करो। अब संतुष्ट शब्द को कठिन माना जा सकता है, लेकिन वो मीडिया में इतनी बार प्रयोग में आ चुका है कि लोग खुद ही उसका प्रयोग करने लगे हैं। समस्या कठिन या सरल की नहीं होती, उनके प्रचार प्रसार की होती है। यह कहना कि यह बहुत अट्रैक्टिव है की जगह वह बहुत आकर्षक है, कम सुंदर नहीं है। यानी हिंदी के शब्द कम सुंदर नहीं होते। ये कहना सब अट्रैक्टिव कहने से सुंदरता बढ़ेगी, ये केवल हमारा मिसकंसेप्शन या हमारी गलत धारणा है। हिंदी की दृष्टि से यह सही भी है। अतः अधिक से अधिक हिंदी शब्दों का प्रयोग कर हम अपनी भाषा को मीडिया के माध्यम से लोगों में फैला सकते हैं। अगर हमें अपनी भाषा का प्रचार प्रसार करना है और उसका हम चाहते हैं कि विस्तार हो, वो सिकुड़े नहीं, तो हम
अप्रचलित शब्दों का भी हिंदी में इतना अधिक प्रयोग करें हिंदी के कि वो अधिकतर लोगों में प्रचलित हो जाए। इसलिए हम ये सोचें कि जो प्रचलित शब्द नहीं हैं, ये मानकर उन शब्दों का प्रयोग बंद करने की बजाय अप्रचलित शब्दों को भी प्रचलन में लाने के लिए मीडिया एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। उसकी जगह अन्य भाषा को बढ़ावा देकर हम उन्हें प्रचलित बना रहे हैं, ये हमारी भाषा के प्रति अच्छी सेवा नहीं है। हम अंग्रेजी को बढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी के शब्दों का बार बार हम प्रयोग कर रहे हैं, तो हमारी भाषा बन नहीं पा रही, निर्मित नहीं हो पा रही है। यह ठीक है कि मीडिया में प्रचलित भाषा का प्रयोग होता है, पर आज से 10-15 साल पहले हमारी जो प्रचलित भाषा थी उसका हम क्या कर रहे हैं, यह भी तो हमें सोचना है। अब हम किस तरह की भाषा बना रहे हैं, इस पर विचार करना आप सब लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी हो गया है। अब तो ये भी कहा जाने लगा है कि हमारी भाषाएं बोलने वाली भाषाएं रह जाएंगी, क्योंकि हिंदी के लिए रोमन लिपि का जिस तेज़ी से प्रयोग किया जा रहा है मीडिया में, उससे लगता है कि लोग हिंदी लिखना ही भूल जाएंगे। जो लोग हिंदी नहीं पढ़ेंगे, जो लोग केवल हिंदी को एक भाषा के रूप में सीखते हैं, उसको पढ़ते नहीं हैं उच्च शिक्षा संस्थानों में, कॉलेजों में, स्कूलों में, वो तो हिंदी लिखना भी नहीं जानेंगे, क्योंकि हिंदी केवल बोली जाने वाली भाषा रह जाएगी और उसका जो रोमन का जो लिपि का रूप है वही लोग लिखने लगेंगे। अधिकतर यह कहा जाता है कि सरल हिंदी का प्रयोग करें। मैंने तो दुनिया की किसी भी भाषा के लिए ये शब्द नहीं सुना, कभी नहीं सुना मैंने कि यूज़ सिंपल इंग्लिश, सरल अंग्रेजी बोलो, यूज़ सिंपल फ्रेंच या मलयालम सरल बोलो। केवल हिंदी के लिए ही इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो हमारी मानसिकता का ही प्रतीक है कि हम किस तरह से हीनता ग्रंथि से भरे हुए हैं, किस तरह हिंदी को लेकर हम सावधान हैं, किस तरह हम सोचते हैं कि हिंदी के शब्दों का प्रयोग करने पर लोग समझेंगे नहीं। ये केवल हमारा एक मनोवैज्ञानिक जो डर है, एक साइकोफियर है। इस साइकोफियर ने हमारी भाषा का बहुत अधिक नुकसान किया है। मीडिया में एक और समस्या भाषा के संबंध में है। मैं भी बता चुका हूँ, हम बोलते हिंदी हैं पर हिंदी को लिखने के लिए रोमन का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह हमारी संचार लिपि हमारी भाषा की लिपि से अलग हो गई है। मीडिया की लिपि अलग हो गई है और लैंग्वेज की लिपि, भाषा की लिपि अलग है। कितना बड़ा खतरा है। इस खतरे से इस व्याख्यान के माध्यम से सावधान होने की बहुत अधिक ज़रूरत है। इससे बड़े दुख की बात और क्या हो सकती है। ये जरूरी है कि संचार लिपि के रूप में भी हम रोमन का ही नहीं, नागरी का ही प्रयोग करें। हम यूनिकोड बनाएं, हम नागरी के फ़ॉन्ट का मानकीकरण करें, हम हिंदी की एक संचार लिपि का विकास करें जो नागरी पर आधारित हो, और एक हम यूनिकोड बनाएं। इस बात पर बहस होना चाहिए, इस पर बातचीत होना चाहिए कि अलग अलग कंपनियां जो कीबोर्ड बनाती हैं, वो कीबोर्ड में भी एक तरह की समानता हो, प्रोडक्ट अलग हो लेकिन कीबोर्ड समान हो, तभी ईमेल हो पाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मेल हम नहीं कर पाते हैं, नागरी लिपि में हमें रोमन में करना पड़ती है। भले ही हम हिंदी में लिखें लेकिन रोमन लिपि का हमें प्रयोग करना पड़ता है। इससे भाषा के प्रति हमारा अपनापन बढ़ेगा और हम उसकी पहचान कर सकेंगे, जो अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा के कारण नहीं हो पा रहा है। तो समस्या, असली बात यह है, समस्या लिपि की भी बहुत अधिक बढ़ गई है। मीडिया में हिंदी का ये स्वरूप बहुत अधिक परेशान करने वाला है और इस ओर युवा पीढ़ी का ध्यान बहुत आकर्षित होना है, क्योंकि अब युवा पीढ़ी ही हमारी भाषा की वाहक होगी। जो पहले की पीढ़ी ने किया वो बचा रहे, वो विरासत हमारी भाषा की रहे। अनेक भाषाओं के लुप्त होने का जो संकट आज पूरी दुनिया में खड़ा हो गया है, उस संकट को ख़त्म करने के लिए कम से कम लिपियाँ होना चाहिए। सारी अरेबिक भाषाएं अरबी लिपि में लिखी जाती हैं, सारी यूरोपियन भाषाएं जिनमें अंग्रेजी शामिल है रोमन में लिखी जाती हैं। इसी तरह से हमारी सारी भारतीय भाषाओं के लिए, एशिया की भाषाओं के लिए एक लिपि है, चित्रात्मक लिपि है, इसमें चीनी जापानी लिखी जाती हैं। इसी तरह हमारी एशिया की, विशेषकर भारतीय उपमहाद्वीप की भाषाओं को लिखने के लिए नागरी का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि संस्कृत की लिपि है और संस्कृत सभी भाषाओं को जोड़ती है। यहाँ तक कि जो उर्दू भारत में लिखी जाए उसको हम नागरी में लिखें और जो पाकिस्तान में लिखी जाए उसे अरेबिक में लिखें। ये होना चाहिए, तभी भाषा का विस्तार होगा। उर्दू इतनी लोकप्रिय भाषा है, इतनी अच्छी भाषा है कि अगर उसको नागरी में लिखेंगे तो उसके साहित्य का इतना अधिक विस्तार हो जाएगा। मेरे पास बहुत सारी ताजी पाकिस्तानी गज़लें भी हैं जो नागरी लिपि में लिखी हुई हैं और पूरी की पूरी समझ में आती हैं, 2-4 शब्दों को छोड़ करके। इस तरह से एक भाषा को 2 लिपि में भी लिखा जा सकता है। उर्दू को हम नागरी में और अरेबिक में लिख सकते हैं। रूसी भाषा को लिखने के लिए भी 2 लिपियों का प्रयोग होता है। लिखित भाषा अलग लिपि में लिखी जाती है और हाथ से लिखी जाने वाली भाषा अलग लिपि में लिखी जाती है। आप देखें, रोमन में भी जो वर्ण हैं वो 2 तरह के, कैपिटल लेटर्स अलग हैं और छोटे लेटर्स अलग हैं। इसी तरह से नागरी का भी विकास किया जा सकता है। एक से अधिक लिपियों में भाषाओं को लिखना कोई नकारात्मक प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि सकारात्मक प्रवृत्ति है और आज के विश्व समाज में इस तरह की संचार लिपि के विकास की बहुत अधिक ज़रूरत है। मीडिया और हिंदी के संबंध में एक बात कहना जरूरी है।
लोग मीडिया में पढ़ लिख रहे हैं, भले ही अंग्रेजी माध्यम के से यह सब कर रहे हों, उनका अधिकतर भविष्य हिंदी मीडिया में। अखबार में भले ही कितने अंग्रेजी शब्द आ जाएं, लेकिन छपेगा हिंदी में। अगर अखबार हिंदी का नहीं छपेगा तो वो लोग पढ़ेंगे नहीं। सारे अवरोधों के बावजूद हिंदी अखबारों की संख्या पिछले 10-15 सालों में अंग्रेजी अखबारों से अधिक हो गई है। इसके साथ ही हिंदी पाठकों की संख्या भी अंग्रेजी और किसी भी भारतीय भाषा के पाठकों से अधिक है। ये सर्वेक्षण है भारत सरकार का। हिंदी के अखबार कितनी ही अंग्रेजी क्यों ना भर दें, उन्हें निकालना हिंदी का ही अखबार पड़ेगा। यदि उसे अंग्रेजी में निकालेंगे तो उसकी प्रसार संख्या इतनी कम हो जाएगी कि उसे बंद करना पड़ेगा। यह होना था कि हिंदी अखबार यहाँ के पाठकों की दृष्टि से आंचलिक शब्दावली में भी निकालते। अंग्रेजी की जगह आंचलिक शब्दावली का देशी भाषा के शब्दों का प्रयोग होता। हमारी भाषा और संस्कृति में गहरा संबंध है। अंग्रेजी के उन्हीं शब्दों को लिया जाना उपयुक्त है जिन्हें हम हिंदी के शब्दकोश में शामिल करें। अगर हम अंग्रेजी के शब्दों का जो हिंदी में प्रयोग होता है हिंदी शब्दकोश में देखें तो हमें उनका अर्थ ही नहीं मिलेगा उसमें। हिंदी के और दूसरी भाषाओं के सैकड़ों शब्द लिए जाना उचित होगा। हिंदी शब्दकोशों को भी इसी प्रकार अपडेट या अद्यतन करना पड़ेगा। हिंदी बहुत लचीली भाषा है। यह देश में बिना अधिक कोशिश के एक जनभाषा के रूप में विकसित हुई है। उसे अपनी आकृति में अनेक भाषाओं के शब्दों को जगह दी है। सवाल केवल इतना ही है कि अंग्रेजी की बहुलता बहुत अधिक हो गई है। विदेशी चैनलों में भी अब हिंदी की जो डबिंग की जाती थी 3 साल पहले तक उसमें अंग्रेजी के शब्द कम आते थे, लेकिन आजकल वहाँ भी ये प्रवृत्ति आरंभ हो गई है, क्योंकि डब करने वाले हिंदी के शब्दों का अधिक प्रयोग करने की बजाय उसमें अंग्रेजी के शब्द डालने लगे हैं। यह अच्छी बात है कि हिंदी की तुलना में अभी भी दूसरी भारतीय भाषाओं में अंग्रेजी के शब्दों का इतना अधिक चलन नहीं है। तमिल तेलुगु में हिंदी अंग्रेजी के शब्द इतने नहीं आते। वहाँ आप मीडिया देखो, तमिल समाचार देखो, तेलुगु समाचार देखो, दूसरी भाषाओं के समाचार देखो, मलयालम के देखो, कन्नड़ के देखो, उसमें अंग्रेजी के शब्द बहुत कम सुनाई पड़ेंगे। लेकिन यह प्रवृत्ति वहाँ बढ़ सकती है आगे पीछे। टेलीविज़न इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है, देश के भाषाई परिदृश्य को बदल सकता है, भारतीय भाषाओं और हिंदी का प्रयोग बढ़ा सकता है। हिंदी भाषी लोगों की जगह हमारे देश में जो दूसरी भाषाएं बोलते हैं वे हिंदी में इतने अधिक अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग नहीं करते, इसलिए यह प्रवृत्ति हिंदी में भी आए। एक और शब्द एक्चुअली, इसका आमतौर पर इतना प्रयोग होने लगा है कि समझ में नहीं आता क्यों हो रहा है। इसकी जगह वास्तव में शब्द का प्रयोग किया जा सकता है जो सरल है। अगर हम कहें वास्तव में ऐसा होता है, वास्तव में वैसा होता है, इसकी जब कहते हैं एक्चुअली ऐसा हुआ, एक्चुअली वैसा हुआ, तो कितना बोलने में भी कठिन है, लेकिन फिर भी उसको बोला जा रहा है। वो आम बोलचाल की भाषा का शब्द होने लगा है। यह कहा जाता है कि जो बोलने के साथ दिखती है, दृश्य में ध्वनियों को पहचानती है, शब्द को दृश्य से जोड़ती है, वह अपनी ही भाषा है जो दृश्यों का रुख मोड़ती है। इस तरह भाषा का भी अपना एक डिज़ाइन या आकल्पन होता है। उपन्यास में मिली जुली भाषा आ सकती है, पर कविता में क्या होगा? अगर अंग्रेजी के अधिक शब्द आएंगे तो वे कविता को विरूप बना देंगे। उपन्यासों में पात्रों के संवाद होते हैं जो किसी भी भाषा में बोले जा सकते हैं, या उनमें किसी भी भाषा के शब्द आ सकते हैं जिन्हें वे पात्र बोलचाल में उपयोग में लाते हैं। पर कविता में, गीत में या संगीत में यह संभव नहीं है। अगर आप गीत बनाएंगे और अंग्रेजी के शब्द डाल देंगे बहुत ज़्यादा, तो वो गीत बिगड़ जाएगा। यदि इसे भी आप संभव कर लेंगे तो यह तो एक बहुत ही विचित्र स्थिति होगी। इस तरह के प्रयोग अब जगह जगह शुरू होने लगे हैं, न होते तो अच्छा था। विज्ञापन की भाषा में तो हिंदी अंग्रेजी का मिला जुला प्रयोग हो ही रहा है। ये समझ में नहीं आता किस तरह की भाषा बन गई। एक उदाहरण में, टेस्ट में बेस्ट, मम्मी और एवरेस्ट, इसे न तो केवल अंग्रेजी में लिखा जा सकता है, न केवल हिंदी में। ये अंग्रेजी में भी नहीं कर सकते इसको पूरा, हिंदी में भी नहीं कर सकते। जहाँ तक शब्दों का सवाल है, जोड़ने वाले 2 शब्द हैं हिंदी के, जैसे मैं और बाकी अंग्रेजी के हैं। इस तरह से और भी प्रयोग हम देखते हैं। ए दिल मांगे मोर, कर लो दुनिया मुट्ठी में, इसमें अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं है, ये भी प्रभावी है। संगीत भाषा के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। यह वैसे अनेक भाषाओं का योग है, मल्टी लैंग्वेज, मल्टी कल्चर, बहुल संस्कृति, बहुल भाषाएं। संभवतः यही कारण है कि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग इसमें होता है, पर कोई समस्या नहीं है। विज्ञापन की अपनी एक अलग बात होती है। अगर उसमें इस तरह की मिलीजुली भाषा का प्रयोग होता भी है तो कोई बहुत समस्या सामने नहीं आती। हिंदी पोर्टल भी बने हैं, इंटरनेट पर भी हिंदी का प्रयोग हो रहा है। रोमन लिपि का ही हिंदी में प्रयोग होता है, क्योंकि हिंदी के फ़ॉन्ट समान नहीं है, उसमें यूनिकोड नहीं है। फ़ॉन्ट और सॉफ्टवेयर के स्तर पर यदि एकरूपता और मानकीकरण हो जाए तो ईमेल का भी प्रयोग बढ़ सकता है। इस तरह समस्या भाषा की नहीं है, समस्या लिपि की है। लिखित भाषा लिपि ही होती है और उसमें हर भाषा लिखी जा सकती है। हर भाषा की अलग लिपि होना आवश्यक नहीं है।
अगर ऐसा होता तो फिर अंग्रेजी के लिए अलग लिपि होती, जर्मन के लिए अलग लिपि होती, फ्रेंच के लिए अलग लिपि होती। जो लोग भाषा और लिपि में फ़र्क नहीं करते हैं वे ही यह मानते हैं कि हम भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जबकि रोमन में लिखे जाने के बाद भी भाषा तो हिंदी ही है, अंग्रेजी नहीं। जब तक भाषा उसकी अपनी लिपि में न लिखी जाए तब तक उसका चेहरा पहचान में नहीं आता। मीडिया में हिंदी का प्रयोग नागरी लिपि में ही होना चाहिए, और इस कारण भी होना चाहिए कि नागरी ये सिलेबिक है, अक्षरिक लिपि है। अंग्रेजी अल्फ़ाबेटिक है, वार्णिक लिपि है। अंग्रेजी में कई चिन्ह नहीं है, जैसे महाप्राण ध्वनियाँ होती खा, घा, इसके लिए हिंदी में अलग अलग फोनीम्स हैं, ध्वनिग्राम हैं, इकाइयाँ हैं, शब्द चिन्ह हैं, लेकिन अंग्रेजी में उसके लिए एच का प्रयोग करते हैं। घा लिखना होगा तो GH लिखोगे आप, खा लिखना होगा KH लिखोगे आप। इस तरह से अंग्रेजी में बहुत गहरी समस्या आती है रोमन में, और रोमन में हिंदी को लिखना संभव नहीं है, जबकि बाकी भारतीय भाषाएं नागरी में लिखी जा सकती हैं, क्योंकि सारी भारतीय भाषाओं की अलग अलग लिपियाँ भी सिलेबिक हैं, अक्षरिक हैं, उनमें मात्राएं होती हैं। यह चाहिए एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका निराकरण पहले तो कंप्यूटर में अंग्रेजी के समान हिंदी लिपि की एक रूपता को लाकर किया जा सकता है, और तब रोमन और नागरी के कंप्यूटर बन सकते हैं, इनबिल्ट कंप्यूटर बन सकते हैं, ऐसे कंप्यूटर बन सकते हैं जिसमें कीबोर्ड ही हिंदी का हो, मूल कीबोर्ड हिंदी का हो, माने वो इनबिल्ट कंप्यूटर हो हिंदी का। इस तरह की हिंदी के कंप्यूटर नागरी के कंप्यूटर बनाने की कोशिश होना चाहिए, और उसे नागरी का कंप्यूटर कहना चाहिए, हिंदी का नहीं। वो सारी भारतीय भाषाओं का कंप्यूटर होगा। नागरी कंप्यूटर सारी भारतीय भाषाओं का कंप्यूटर होगा, संस्कृत का कंप्यूटर होगा, वो हिंदी का भी कंप्यूटर होगा। इन सब बातों पर पिछली श्रृंखला में हमने विचार किया है, मीडिया और हिंदी में भी इस पर हम विचार कर रहे हैं समापन में, ताकि श्रृंखला के माध्यम से सारी समस्याएं उस फोकस में आ जाएं और आप उनका प्रयोग अपनी हिंदी लिखने में कर सकें। मीडिया में भाषा का सवाल ऐसा नहीं है जिसे हम दरकिनार कर सकें। अखबारों में कितनी फोटोग्राफी आ गई हो, मुद्रित मीडिया में भाषा ही प्रमुख होती है, उसमें शब्द ही संप्रेषण का वाहक होते हैं। जहाँ तक रेडियो का सवाल है, उसका ऑडियो तो लगभग टेलीविज़न के वीडियो में समाता जा रहा है, फिर भी वहाँ ध्वनि से ही काम चलता है, और इसलिए लिपि की ज़रूरत नहीं होती। उसमें बोली जाने वाली भाषा ही अधिक होती है रेडियो में, इसलिए वहाँ कोई समस्या नहीं है। अतः भाषा बोलने के स्तर तक ही रहती है। इस दृष्टि से रेडियो में भाषा के लिए कोई समस्या खड़ी नहीं होती। टेलीविज़न में बोलने के साथ उसे कई जगहों पर पर्दे पर लिखना भी पड़ता है। यहाँ नागरी में लिखना कठिन नहीं होना चाहिए। रोमन में क्यों लिखा जा रहा है, इसका कारण केवल इतना ही नहीं है कि उसमें लिखना सरल है, एक कारण यह भी है कि भारतीय भाषाओं की एक लिपि नहीं है। अतः रोमन में लिखी जाकर हिंदी में वे लोग भी पढ़ सकते हैं जिनकी लिपि नागरी नहीं है। अभी संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की लिपि एक संपर्क लिपि नहीं बनी है। अगर मीडिया में नागरी लिपि का ही प्रयोग होने लगे तो धीरे धीरे समस्या हल हो सकती है। मीडिया के माध्यम से सरकार लिपि की ओर बढ़ सकती है। अब सरकार के माध्यम से मीडिया नहीं बढ़ेगा। मीडिया इतनी बड़ी ताकत हो गया है कि जो मीडिया सामने रखता है उसे प्रशासन मानने लगता है। अन्य भारतीय भाषाओं के लोग भी संस्कृत के कारण नागरी लिपि से परिचित हैं। सभी भारतीय भाषाओं के लोग संस्कृत जानते हैं, नागरी पहचानते हैं वो नागरी को। सभी का उद्गम ब्राह्मी लिपि है। कई भाषाएं इस लिपि को अपना भी सकती हैं, और इस तरह टेलीमीडिया इसमें बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। अभी यह हो रहा है कि जो चल रहा है उसे चलने दो। इसी तरह पर अखबारों में भी कई जगह रोमन लिपि का प्रयोग कहीं कहीं होने लगता है। रविवार की जगह संडे लिखते हैं, SUNDAY लिखते हैं लोग, जबकि उन्हें अंग्रेजी भी नागरी में लिखना चाहिए। होना तो ये चाहिए कि अगर हम हिंदी का अखबार लिख रहे हैं और अंग्रेजी के शब्द का प्रयोग जरूरी है तो अंग्रेजी के शब्द को हम नागरी लिपि में लिखें, रोमन में लिखने की बजाय। लिखित भाषा में एक ही जगह बार बार दो लिपियों का प्रयोग करना उचित नहीं माना जा सकता। उपभोक्ता संस्कृति ने जो कुछ उत्पाद की संस्कृति को पैदा किया है और भाषा को बाजार में खड़ा कर दिया है, वो एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने है। प्रचलन वाले शब्दों को निकालना ठीक नहीं है। प्रयोजन मूलक हिंदी और जनसंचार के इस श्रृंखलाबद्ध व्याख्यान में इस बात पर बल दिया गया है कि युवा पीढ़ी की हिंदी के प्रति कितनी जिम्मेदारी है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी युवा पीढ़ी की हिंदी के प्रति। नए अवसरों की तलाश में जाएंगे वो लोग, बाइलिंगुअल हो जाएंगे। मीडिया में हिंदी का अंग्रेजी के साथ प्रयोग होगा, यानी अंग्रेजी तो उन्हें आती है, हिंदी भी उनकी अगर अच्छी होगी तो रोजगार के अवसर भी करियर के दृष्टि से भी अच्छा होगा। व्यवसाय करियर का एक बहुत बड़ा बाजार उनके सामने आ जाएगा। उन्हें अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान होता ही है। जिस तरह अंग्रेजी चैनल अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह हिंदी चैनलों को भी हिंदी का इस्तेमाल करना होगा।
यहाँ तक कि अंग्रेजी चैनल में हिंदी आने लगी है भारत में। तो कई अंग्रेजी पत्रकार हिंदी सीखने लगे। NDTV के, टाइम्स नाउ के, CNN IBN के, बहुत सारे BBC तक के, और बहुत जितने भी चैनल आ रहे हैं, जितने भी यहाँ से वहाँ तक बड़े हुए आ रहे हैं, हाँ, वो सब करने लगे हैं। यह मानसिकता बदलना होगी हमको कि हमारी भाषा हीन है, हमें आगे बढ़ना होगा, भाषा के प्रति आत्मसम्मान और आस्था का भाव जगाना होगा। मीडिया के जरिए हिंदी को फिर से स्थापित करना होगा जिस तरह वो कुछ सालों पहले थी। हिंदी को इंग्लिश बनने से बचाना होगा। हिंदी जनमाध्यम का बहुत बड़ा आधार है। आप माने न माने, पूरे भारत में हिंदी संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग में आती है। जब एक मलयालम भाषी तमिल के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसे तमिल नहीं आती, वो हिंदी बोलने लगता है। तमिल भाषी इसी तरह मलयालम क्षेत्र में आके हिंदी बोलने लगता है। दक्षिण भारत में भी बिना पढ़े लिखे लोग हिंदी को ही संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग में ला रहे हैं। अब तो जनसंचार का सबसे बड़ा माध्यम हो गया है। और अंत में हम यही कह सकते हैं, हिंदी और मीडिया के संदर्भ में यही बात सामने रख सकते हैं, आओ जन में संचार करें, हम अपनी भाषा से प्यार करें, वह हमारी अस्मिता है और है हमारी संस्कृति। हमारी भाषा हमारा प्यार है, वह हमारे जन का माध्यम है, हमारा संचार है। इन शब्दों के साथ मैं श्रृंखला को समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि प्रयोजनमूलक हिंदी और जनसंचार की इस लंबी श्रृंखला से हिंदी के संबंध में आप एक नए दृष्टिकोण से विचार करेंगे। अपनी भाषा के निर्माण का जो दायित्व आप पर है उसे युवा पीढ़ी पूरा करेगी और मीडिया में हिंदी जो जिस तरह लोकप्रिय हो रही है उसका हम अपने आप को आगे बढ़ाने में भी विकास करेंगे, विस्तार करेंगे और इसे एक ग्लोबल मीडिया, ये विश्व मीडिया से जोड़ेंगे।